हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 मई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 मई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन पाइए। इस वीडियो के पीडीएफ फाइल और डिटेल क्विज दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर, तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर एमजेटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है विटोल्ड बांका। अगला, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल में लिखा करो। चलिए बात करते हैं अब आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने दोस्तों अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू की है। अच्छा, ये अनाथ बच्चे कोविड-19 से जो अनाथ हुए हैं उनके लिए है, यानी कोविड-19 के कारण जिन बच्चों के माता पिता की डेथ हो गई है, तो ऐसे बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू किया गया है। अभी जैसे पिछले दिनों में कई और राज्यों ने ऐसा ही कुछ मिलता जुलता योजना शुरू किया है अपने अपने राज्य में, वैसे ही उत्तराखंड ने भी अब शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा? इस योजना के तहत दोस्तों 21 वर्ष तक की आयु तक जो बच्चा अनाथ हुआ रहेगा, अगर वो 21 वर्ष तक की आयु जब तक नहीं हो जाता तब तक उसका भरण पोषण, शिक्षा, रोजगार, ये सभी के लिए ट्रेनिंग वगैरह सब उत्तराखंड राज्य सरकार करेगी। ठीक है, इसकी व्यवस्था। इसके साथ ही 3000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा उसके खर्च के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ उन्हें राज्य सरकार की जो भी गवर्नमेंट जॉब आएंगी, गवर्नमेंट वैकेंसीज आएंगी, उनमें 5% का क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। अब ये हुआ उत्तराखंड राज्य सरकार की, इसके लिए वात्सल्य योजना इन्होंने शुरू की है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। ऐसे ही दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 5000 रुपये प्रति माह देने की और प्लस शिक्षा मुफ्त करने की घोषणा की थी। फिर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार आई तो उसने 0 से लेकर के कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक 500 रुपये, फिर कक्षा 9वीं से लेकर के आगे की पढ़ाई तक 1000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की, साथ ही साथ शिक्षा मुफ्त करने की घोषणा की। इसके बाद दिल्ली सरकार आई, उसने 2500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की। तो ये सभी राज्य सरकारें ऐसा ये इनिशिएटिव ले रही हैं उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता कोविड-19 के कारण गुजर गए। क्लियर? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने भी ये शुरू किया है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत जी ने इसकी घोषणा की। अब देखिए उत्तराखंड आया है, मैप में देखिए कहाँ पर है उत्तराखंड, ये रहा मैप में। देहरादून इसकी राजधानी है, जो कि है विंटर कैपिटल, शीतकालीन राजधानी है देहरादून। अगर ग्रीष्मकालीन यानी समर कैपिटल पूछा जाए तब आप बताएंगे गैरसैंण। गैरसैंण होती है यहाँ की समर कैपिटल। क्लियर? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और ये है उत्तराखंड में ही। तीरथ सिंह रावत जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जगह पर आए हुए हैं। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी। उत्तराखंड देख लीजिए मैप में है कहाँ पर, ये रहा मैप में उत्तराखंड। 9 नवंबर सन 2000 को इसका गठन हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य से ये अलग हुआ था। ये अलग हुआ था 27वें राज्य के रूप में। ठीक है, उत्तराखंड। अच्छा दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही भारत के सभी राज्यों पर एक वीडियो दी हुई है जिसमें ये सारी डिटेल्स एक ही वीडियो में मिल जाएगी सभी राज्यों की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर देख लीजिए। फिलहाल उत्तराखंड के हाईकोर्ट के बारे में अगर बात करें तो इस हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान जी हैं। अगला देखते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने कोविड रोगियों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने दोस्तों कोविड रोगियों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है, संजीवनी प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत हरियाणा सरकार की जो टीम होगी, मेडिकल विभाग की टीम, ये गांव-गांव घर-घर जा करके कोविड रोगियों की पहचान करेगी। उनको अगर कोई ज़रूरत होगी तो वो ज़रूरत पूरा किया जाएगा। ठीक है, जैसे एम्बुलेंस, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ठीक है, हॉस्पिटल में बेड्स, ये सब वगैरह। और साथ ही साथ घर घर जा कर के जागरूकता भी फैलाई जाएगी सेकेंड वेव के बारे में। अभी गाँव में सेकेंड वेव के प्रति अवेयरनेस नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ भी फैलाया जाएगा। ठीक है, तो इन सभी कामों के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की है। क्लियर?
चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जिससे अवेयरनेस फैलाई जा सके कोविड-19 के सेकेंड वेव की। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा देखिए मैप में ये रहा हरियाणा। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है और मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, इस हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। कौन है? रविशंकर झा जी हैं इसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। हरियाणा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों राजस्थान से शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से शेयर करता है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से और थोड़ा सा उत्तराखंड से भी शेयर करता है अपना बॉर्डर। अगला देखते हैं, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो ये योजना अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत दोस्तों ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करने वाली जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है, जिससे राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा किया जा सके। अभी अगर बात करें तो वर्तमान में महाराष्ट्र में दोस्तों ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने की क्षमता है 1300 मीट्रिक टन प्रतिदिन, यानी एक दिन में 1300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जनरेट किए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्शन किए जाते हैं ऑक्सीजन गैस का। लेकिन इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जिससे महाराष्ट्र राज्य में जो भी ऑक्सीजन की डिमांड है, यहाँ पर मेडिकल ऑक्सीजन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, मेडिकल ऑक्सीजन की, यानी कि ऐसे ऑक्सीजन टैंक्स की, सिलेंडर्स की जो यूज किए जाते हैं मेडिकल में। जब कोई मरीज वेंटिलेटर पर जाता है तो उसको जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वहाँ यहाँ पर उस ऑक्सीजन की बात हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है। महाराष्ट्र आया है, देखिए मैप में कहाँ पर है, ये रहा महाराष्ट्र। मुंबई यहाँ की राजधानी है। उद्धव ठाकरे जी शिवसेना पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। भगत सिंह कोश्यारी जी को ही गोवा का भी एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र देख लीजिए मैप में, देखिए ये रहा महाराष्ट्र। ये अपना बॉर्डर दोस्तों गोवा से, कर्नाटका से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से शेयर करता है। महाराष्ट्र और गुजरात ये 1 मई 1960 को अलग हुए थे। 1 मई 1960 को अलग हुए थे, तो 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो दीपांकर दत्ता जी हैं इसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। कौन है? दीपांकर दत्ता जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने चांद पर पानी की खोज के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने घोषणा की है कि ये चांद पर पानी की खोज के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेगा। मोबाइल रोबोट का मतलब ये ऐसा रोबोट होगा जो चलता फिरता होगा और चांद पर जा करके वो पानी की खोज करेगा। कब तक ये मिशन लॉन्च करेगा? 2023 तक। कब तक? नासा जो है 2023 तक ये मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है। अब ये रोबोट जो होंगे ये वाइपर की जांच करने वाले डेटा कलेक्ट करेंगे। वाइपर क्या होता है? VIPER, इसका मतलब होता है वेरिएबल पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर रिसर्च। तो इसकी जांच करने के लिए करने वाले डेटा कलेक्ट करेंगे ये रोबोट, और साउथ में, चंद्रमा के साउथ वाले हिस्से में, दक्षिण वाले हिस्से पर जा करके वहाँ की मैपिंग करेंगे, ठीक है, वहाँ की मैपिंग में भी हेल्प करेंगे, साथ ही साथ पानी की खोज तो करेंगे ही। तो 2023 के अंत तक ये लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। नासा के अगर करंट टाइम के जो कुछ मिशन है उसके बारे में अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, अभी परसेवरेंस रोवर भेजा गया था, मंगल ग्रह पर भेजा गया है, ठीक है। इसने अपना इंजेन्युटी नाम का हेलीकॉप्टर भी उड़ाया हुआ है वहाँ पर मंगल ग्रह पर, तो ये एक मिशन हो गया। एक मिशन अभी चर्चे में आया था जब शुक्र ग्रह के पास से होकर के वो गुजर रहा था, ठीक है, और शुक्र ग्रह पर उसने अभी एक नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कुछ मेजर किए थे, कुछ फील किए थे अपने आसपास, ठीक है, शुक्र ग्रह के पास में। तो वो जो यान जा रहा है, सूर्य की तरफ बढ़ रहा है, उस यान का नाम आपको याद रखना है, अंतरिक्ष यान का नाम याद रखना है। क्या नाम है? पार्कर प्रोब, पार्कर सोलर प्रोब, पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है। चलिए नासा के बारे में बात करें तो फुल फॉर्म आपने जान ही लिया, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, और अभी हाल ही में नए अध्यक्ष आए हैं बिल नेल्सन। कौन? बिल नेल्सन को नया अध्यक्ष बनाया गया है नासा का। अगला देखते हैं, हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटा? तो दोस्तों अभी हाल ही में अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटा हुआ है।
दुनिया का सबसे बड़ा ये आइसबर्ग है, अंटार्कटिका में टूटा हुआ है। इसकी साइज के बारे में बात करें तो वो है 4320 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 4320 किलोमीटर स्क्वायर का ये हिमखंड है, आइसबर्ग है, जो कि उंगली के आकार का है। इमेज में जैसे कि आपको दिख रहा है, ये उंगली के आकार का आइसबर्ग है। इसको अभी हाल ही में टूटते हुए देखा गया है। ठीक है, किसने देखा है? तो इसको देखा है दोस्तों ESA ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू ये पता लगाया गया है कि ये आइसबर्ग अभी हाल ही में टूटा हुआ है। और इसकी साइज का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो, जो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये उसके आधे के बराबर है। समझ लीजिए, आधा अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक साथ ही टूट करके गिर गया। ठीक है, समुद्र में। तो ये हिमखंड कहाँ से गिरा है? ये गिरा है दोस्तों एक विशाल बर्फ शेल्फ था, 4 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक, जिसका नाम है रोन राइस शेल्फ। तो इससे ये टूटा हुआ है। इतना क्लियर है? अच्छा, इसको कोपरनिकस सेंट्रल-1 के द्वारा कैप्चर किया गया। अगर आपसे सैटेलाइट का नाम पूछा जाए तब आप बताएंगे कोपरनिकस सेंट्रल-1। और ये वही सैटेलाइट है, वो वही अंतरिक्षयान है जो कि अभी इस रीजन में ये पहला ऐसा अर्थ ऑब्जर्वेशनल अंतरिक्षयान कह सकते हैं हम लोग, अर्थ को ऑब्जर्व करने वाला अंतरिक्षयान है जो उस रीजन में ये लागू है, एक्टिव है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में अगर बात करें तो ये यूरोपीय रीजन का स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड थायराइड डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 25 मई को मनाया जाता है। कब? 25 मई को मनाया जाता है। थायराइड जो रोग होता है, बीमारी होती है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, थायराइड के महत्व और इसकी रोकथाम के लिए मनाया जाता है, कैसे इसका उपचार किया जाए। शुरुआत इसकी हुई 2008 से। 2008 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन दोनों ने मिल करके कैंपेन शुरू किया और तब से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। थायराइड क्या होता है? थायराइड दोस्तों गले में एक तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है, जिसे T3 यानी कि थायरोक्सिन और T4 यानी ट्राइडोथायरोनिन का उत्पादन करती है। शरीर के पाचन में भी सहायक होती है। ठीक है, अच्छा, थायराइड अगर आपसे पूछा जाए थायराइड हार्मोन में कमी से क्या होता है, तो देखिए जब थायराइड की कमी हो जाती है, थायराइड हार्मोन में कमी आ जाती है, तब हाइपोथायराइडिज्म होता है, अचानक वजन का बढ़ना जिसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और अगर थायराइड हार्मोन की अधिकता हो जाती है तब हाइपरथायराइडिज्म होता है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, फिलहाल मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा ही टेलीग्राम ग्रुप पर भी, तो आप लोग वहां से अच्छे से रीड कर लीजिएगा और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। इसका उपचार कैसे किया जाता है? तो दोस्तों अपने सिंपली है, जो भी खाना खाते हो आप उसमें आयोडीन की मात्रा बढ़ा दीजिए तो थायराइड की समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में शिव शंकर मेनन जी ने इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है। शिव शंकर मेनन जी दोस्तों ये NSA भी रह चुके हैं, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं और ये विदेश सचिव भी रह चुके हैं। तो इन्होंने इंडिया और एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में इन्होंने बताया है, इस बुक में इन्होंने बताया है कि भारत जो है वो कैसे जियोपॉलिटिक्स में पिछले दिनों में कैसे था। ठीक है, इसके इतिहास के बारे में बताया है। वैसे तो अभी देखा जाए तो अभी विदेश नीति बहुत ही अच्छी चल रही है, भारत की जियोपॉलिटिक्स बहुत ही एकदम बेस्ट लेवल पर है इस टाइम पर, क्योंकि आपने अभी देखा इजराइल और फिलिस्तीन मामले में कितना स्मार्टली इंडिया ने बिहेव किया। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने उस टाइम पर बताया है, किस टाइम पर? इन्होंने 1950 के टाइम पर बताया हुआ है कि कैसे इंडिया की जियोपॉलिटिक्स वर्क करती थी एशिया में। ओके, इस पुस्तक में इन्होंने ये बताया है। अच्छा, अभी एक पुस्तक का नाम कल भी आया था आपके सामने, अवतार सिंह भसीन जी ने जो कि लिखा था नेहरू, तिब्बत और चीन। इस पुस्तक का भी नाम आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस दोस्तों बनाए गए प्रशांत कुमार मिश्रा जी। प्रशांत कुमार मिश्रा जी ये PR रामचंद्रन मेनन जी की जगह पर आए हैं और 1 जून से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो इनकी नियुक्ति की है भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भी हाई कोर्ट होता है उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति तो करता है भारत का राष्ट्रपति, लेकिन उनको शपथ दिलाता है उस राज्य का राज्यपाल, जिस राज्य में वो, जिस हाई कोर्ट में वो नियुक्त किए गए रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 जून को ये अपना नया पद ग्रहण करेंगे। इनको नियुक्त किया गया है अनुच्छेद 223 के तहत।
आर्टिकल 223 के तहत इनको नियुक्त किया गया है, जो कि संविधान में हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के बारे में बताता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति के संदर्भ में है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, जो संविधान वाली वीडियो आई है भारतीय संविधान में अनुच्छेद और भाग वाला, ठीक है, उसमें बता चुका हूँ वीडियो कोर्स में। तो इनको नियुक्त कर दिया गया है छत्तीसगढ़ का नया मुख्य न्यायाधीश। भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। इसको भी आपको याद रखना चाहिए। अगला है, हाल ही में किसने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता? तो अभी हाल ही में साजी NM ने जीता है दोस्तों भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021। साजी NM ये है केरल के, और इन्हें केरल का ट्यूबरमैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है। तो इस नाम से ये ज्यादा चर्चित है। तो अभी हाल ही में 22 मई को इनको भारत जैव विविधता पुरस्कार दिया गया। 22 मई को क्यों? क्योंकि 22 मई को अभी आप सबने जाना था दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया था, इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे मनाया गया था, बताया था मैंने आपको। तो उसी दिन इनको भारत जैव विविधता पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत इनको 2 लाख रुपए का प्राइज मनी दिया गया है, साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो इनको दोस्तों पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए, इनकी व्यक्तिगत श्रेणी में जो भी योगदान रहा है उसके लिए दिया गया है। अच्छा, इन्हें 2005 में एक और अवार्ड मिल चुका है, प्लांट जीनोम सेवियर रिवार्ड। तो ये 2005 में इसे पाए थे। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने गोल्डन बूट पुरस्कार 2020-21 जीता? तो अभी हाल ही में हैरी केन ने। हैरी केन एक प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं और इन्होंने इस सीजन के लिए भी जीत लिया है गोल्डन बूट अवार्ड। गोल्डन बूट अवार्ड दोस्तों ये फुटबॉल में दिया जाता है। ठीक है, फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हैरी केन को मिला है और इन्होंने अपने करियर का तीसरा ये गोल्डन बूट अवार्ड जीता हुआ है। हैरी केन ये टोटनहम से खेलते हैं और 2020-21 के लिए ये टोटल 23 गोल किए थे। इस सीजन में 23 गोल किए थे और इस वजह से ये गोल्डन बूट अवार्ड फिर से पा गए। पिछले 7 वर्षों में अगर बात किया जाए तो 5वीं बार ऐसा हुआ है जब 20 से ज़्यादा गोल किए हैं ये सीजन में। ठीक है, यानी पिछले 7 वर्षों में 5 बार 5 सीजन में 5 वर्षों में 20 से ज़्यादा ही गोल किए हैं। इस बार तो 23 गोल किए इन्होंने। अच्छा, सेकंड पर कौन रहा? सेकंड दावेदार थे मोहम्मद सलाह। इन्होंने इस सीजन में 22 गोल दागे। ठीक है, लेकिन सेकंड पर थे, इस वजह से इनको नहीं मिला। हैरी केन के बारे में बात करें, अगर आपको याद हो दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था 2018 वाला, उसमें भी गोल्डन बूट का अवार्ड इन्हें ही मिला था। क्लियर? चलिए, तो फीफा वर्ल्ड कप फिलहाल आगे अब होने वाला है कतर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 24 मई को भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रमंडल डे जो मनाया जाता है, कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है, ये 24 मई को मनाया जाता है। वैसे अगर बात करें ग्लोबली जो मनाया जाता है, ग्लोबली क्या, कॉमनवेल्थ की कंट्रीज के द्वारा जो मनाया जाता है वो मार्च महीने के दूसरे मंडे को मनाया जाता है, दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन भारत में जो मनाया जाता है वो 24 मई को मनाया जाता है। तो 24 मई को जो मनाया जाता है इसे एम्पायर डे भी कहते हैं, एम्पायर डे। ठीक है, अच्छा, एम्पायर डे जो है ये कॉमनवेल्थ डे से पहले मनाया जाना शुरू हुआ है, इस वजह से भी ये खास है। ठीक है, तो एम्पायर डे के नाम से मैक्सिमम जाना जाता है, लेकिन इसको जनरली हम लोग कॉमनवेल्थ डे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो फिलहाल अगर भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस पूछा जाए तब आप बताएंगे 24 मई, और अगर कॉमनवेल्थ दिवस अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ, तब आप बताएंगे हर साल मार्च महीने के दूसरे मंडे को। ठीक है, दूसरे सोमवार को। इसकी इस बार की थीम रखी गई है डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। क्या है? डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। ब्रिटेन के भारत और ब्रिटेन के जो संबंध है उसको स्थापित करने की याद में यह मनाया जाता है। एम्पायर डे के बारे में हम लोग यहाँ पर ज़्यादा फोर्सली बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम्पायर डे जो है ये कॉमनवेल्थ के गठन के पहले से मनाया जाता है। एम्पायर डे की शुरुआत दोस्तों 1902 से हुई। 24 मई 1902 को महारानी विक्टोरिया जी जो थी, इनका जन्मदिन होता है, तो तब ये मनाया जाना शुरू हुआ। लेकिन महारानी विक्टोरिया जी 1901 में ही इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो 1 साल बाद, इनकी डेथ के 1 साल बाद इनकी जयंती पर मनाया जाना शुरू हुआ। कॉमनवेल्थ संगठन के बारे में बात करें दोस्तों, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन में वे सभी देश हैं जिन पर कभी ना कभी ब्रिटेन का शासन हुआ करता था, और इसी वजह से कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज होती हैं वहां पर अगर कोई राजनयिक नियुक्त किया जाता है तो वो होता है दोस्तों हाई कमिश्नर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, यानी उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है, और बाकी के जो कॉमनवेल्थ के अलावा जहां पर नियुक्त करना होता है तो वहां पर राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं।
तो यही होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस देश में उच्चायुक्त नियुक्त किए जाएंगे या फिर राजदूत नियुक्त किए जाएंगे। हालांकि कुछ एक दो देश जो हैं वो एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है, अमेरिका वगैरह। चलिए फिलहाल बात करते हैं कॉमनवेल्थ की। इसकी स्थापना 1926 में हुई। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। इसके महासचिव हैं बोरोनास स्कॉटलैंड, ठीक है, कौन? बोरोनास स्कॉटलैंड है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1926 में कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई, लेकिन एम्पायर डे कब से मनाया जाना शुरू हुआ? 1902 से, उसके पहले से ही। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के पास। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों। आप लोग आजकल सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, बहुत से लोग हैं वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। निश्चित ही इस चैनल से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलता रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कोर्सेज वगैरह को भी आप हमारे चेक कर सकते हैं। एसएससी जीडी का कोर्स आया हुआ है, हिंदी का भी कोर्स आया हुआ है, हिंदी का भी कोर्स और जीडी का भी कोर्स। ये दोनों कोर्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाकर के एमजेटी ऐप पर चेक कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? अगला, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल आंसर करिएगा। क्विज इसकी सॉल्व करना मत भूलना, क्विज आपको तुरंत ही एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। तो आप लोग जाइए, वीडियो देख लिए हो तो एमजेटी ऐप पर जाकर के इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।